हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने इंटरफियरेंस ख़त्म कर दिया। उससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा चीज़ थी वो भी हमने डिस्कशन कर ली। इन शॉर्ट देयर इज ए एंड ऑफ द इंटरफियरेंस। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकंड फिनोमिनन फॉर दिस चैप्टर एज ए डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। हमें तीन फिनोमिनन करनी है प्रेजेंट चैप्टर में: इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। और उससे पहले जो भी वेवफ्रंट से रिलेटेड हमने यूजेज प्रिंसिपल कर दिया और उसका रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कर दिया वो अलग। द मेन थ्री फिनोमिनन्स ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हमने इंटरफियरेंस से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन ले ली। चलो अब डिफ्रैक्शन है क्या? डिफ्रैक्शन अगर हम ऐसे सिंपल वर्ड में बोल दें कि डिफ्रैक्शन मीन्स बेंडिंग ऑफ द लाइट बीम नियरर टू द एनी एजेस ऑफ द ऑब्स्टेकल। अब याद करो कि अगर हम इसके आगे वाला चैप्टर याद करें रे ऑप्टिक्स, तो रे ऑप्टिक्स में हम बोलते हैं कि लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ओके, जो भी लाइट है वो हम इसको स्ट्रेट लाइन में कंसीडर करते हैं। और उससे रिलेटेड हमने जो भी रिफ्लेक्शन मिरर में से कर दिया और लेंस में से रिफ्रैक्शन कर दिया और उसकी इमेजेस भी हमने कर दी। ओके, तो रे ऑप्टिक्स चैप्टर में हम बोलते हैं कि लाइट प्रोपागेटिंग इन स्ट्रेट पाथ। अगर वो सही है तब अब दूसरा एग्जांपल सोचो कि कोई भी एक डार्क रूम में सिर्फ तुम एक ऐसी जो विंडो है उसका स्मॉलेस्ट पोर्शन सिर्फ खोलो, उसको ओपन करो, ऐसे थोड़ा पोर्शन ही विंडो का ओपन करो और फिर देखो कि लाइट जो है वो कैसे प्रोपागेट होती है। तो जितने पोर्शन में तुमने वो विंडो ओपन किया है, अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में जानी चाहिए तो क्या होगा? अगर इतना जो भी पोर्शन तुमने विंडो का ओपन किया तो उतने पोर्शन में ही लाइट प्रोपागेट और तुम्हें सामने मिलनी चाहिए। लेकिन होता क्या है प्रैक्टिकली? जैसे तुम ऐसे विंडो थोड़ा सा ओपन करोगे, जो लाइट है वो ऐसे सभी डायरेक्शन में स्प्रेड होगी, है ना। उसके नीचे भी डायरेक्शन में तुम्हें लाइट मिलेगी, ऊपर भी मिलेगी, उसके आजू बाजू में भी मिलेगी और स्ट्रेट लाइन में तो तुम्हें इंटेंसिटी मिलेगी। लेकिन ऐसा भी तुम्हें लगेगा कि लाइट जो है वो सभी डायरेक्शन में स्प्रेड हुई। बस जो ये स्प्रेड हुई उसी को तुम दूसरे वर्ड में बोल सकते हो बेंडिंग ऑफ द लाइट बीम। कि जो ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल मतलब तुमने जो विंडो ओपन किया जहां से एलाउ की लाइट एंटर में, उसको तुम बोल सकते हो ऑब्स्टेकल। तो नियरर टू द एज ऑफ द ऑब्स्टेकल व्हाटएवर द बेंडिंग ऑफ द लाइट बीम, इट्स कॉल्ड डिफ्रैक्शन। देखो ये कोई डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन हम आगे जाके देंगे। ये तो सिंपल मीनिंग में अगर मैं बोल दूं तो ऐसे कि बेंडिंग of light beam nearer to the obstacle, it's called diffraction। चलो अब ये जो डिफ्रैक्शन है थोड़ा बहुत उसको और विजुअलाइज अगर हमें करना है तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कोई भी एक ऐसा टैंक ले लो। यहां पर बोला हुआ है रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट, लेकिन सिंपल पानी से भरा हुआ एक ऐसा टैंक, तुम भी ऐसा कोई भी पानी से भरा हुआ टैंक ले सकते हो और उसमें क्या करो, और स्टिल वाटर स्टेडी होना चाहिए, और वो स्टेडी वाटर में तुम ऐसे दो वैक्स बॉक्स रखो। ये पूरा ऐसे टैंक है, इसको तुम टैंक मान लो ऐसे। इसमें ऐसे हमने
कोई भी बॉक्स रख दी और यहां पर एक वुडन स्ट्रिप रखो, जो ऐसे पानी के ऊपर रखी है, सरफेस के ऊपर। और फिर इसको अगर हम ऐसे सोचे तो उसको ऐसे तुम्हें ऑसिलेट करना है, मतलब ऐसे पानी में तुमने ऐसे स्टिक रखी है, देन इट इज अलाउड टू ऑसिलेट। तो जैसे तुम ऑसिलेट करोगे यहां पर ऐसे वेव्स क्रिएट होंगे, दिस इज कॉल्ड वेव फ्रंट। जो भी क्रैश में से पास हो गया, तो सभी क्रैश में से हमने पास कर दिया ये लाइन, इट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। तो ये जो अब वेव फ्रंट है वो इसमें से पास होगा, तो ये तो ऑब्स्टेकल बोल देंगे हम। तो ये इसको बोल दो तुम विड्थ ऑफ द स्लिट, और यहां पर ये बोलो तुम कोई भी एक ऐसे वेव्स जिसकी वेवलेंथ लैम्बडा है। तो यहां पर ऐसा बोलो कि विड्थ ऑफ द स्लिट d इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ एक्चुअल। तो यहां से जो रेस पास होगी, मतलब जो भी वाटर पास होगा, वेव फ्रंट पास होगा, उसका शेप कैसा होगा? जो यहां से वो तो डायरेक्ट चला जाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट द नियरर टू द एजेस, हमें कुछ ऐसा मालूम पड़ेगा। जो वेव्स है वो नियरर टू द एजेस थोड़े बैंड है ना। चलो अब इसी में करो सेकंड एक्सपेरिमेंट, इसकी विड्थ थोड़ी कम कर दो, मतलब ये जो वैक्स बॉक्स है उसकी लेंथ बढ़ा और विड्थ जो है वो कम कर दो, मतलब ये जो जगह है उसको कम कर दो, से एज ए 2 टाइम्स ऑफ इट्स वेवलेंथ। बाकी तो सेम एक्सपेरिमेंट, ये वुडन स्ट्रिप जस्ट अलाउ टू ऑसिलेट, तो जो भी वेव्स हुए, वेव फ्रंट हुए, उसकी वेवलेंथ लैम्बडा, और ये जो है बॉडी, तो अब क्या होगा? तो कंपेयर टू दिस, यहां पर ऐसा मालूम पड़ेगा कि जो वेव्स है वो थोड़े और बेंड हो गए। इसका मतलब यहां पर तुम ऐसा बोल दो कि व्हाट अबाउट द लैम्बडा अपॉन डी, तो लैम्बडा अपॉन डी करोगे तो इट इज 1/5, दैट इज 0.2, और यहां पर क्या होगा? लैम्बडा अपॉन डी इट इज 1/2.5। इसका मतलब लैम्बडा अपॉन डी रेशियो जो इंक्रीज होगा, तो यहां पर बेंडिंग इंक्रीज होगा, दैट मीन्स वी कैन से diffraction depends on the ratio lambda and d. Diffraction depends on ratio lambda and d. It means if width जो है वो increase हो गई, then diffraction decreases. Diffraction decreases मतलब bending decreases, और अगर width कम हुई then diffraction increases. Diffraction increases मतलब bending increases. तो यहां से तो बोल सकते हो कि diffraction depends on a ratio lambda and d। यहां से भी हमने जो कर दिया वही, तो ये इस चैप्टर का मेन पॉइंट, डिफ्रैक्शन का मेन पॉइंट, एंड डिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन रेशियो लैम्बडा एंड डी। ओके, चलो अब यहां से अगर अब हमें डेफिनेशन देनी है डिफ्रैक्शन की, तो ऐसा बोल सकते हैं ये जो वेव फ्रंट है उसका लिमिटेड पार्ट ही पास हुआ, उससे जो इफेक्ट आई, दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो आप डेफिनेशन बोल सकते हैं कि इफेक्ट produced by limited part of wavefront
इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब इसमें हमें दो चीज कंपेयर करनी है, मतलब एक जो लाइट का डिफ्रैक्शन और दूसरा बोलेंगे हम साउंड का डिफ्रैक्शन। दोनों के लिए अगर हम ये जो विड्थ है उसको 1 मीटर ले लें, मतलब ऐसा सोचो कि कोई भी हमारा डोर की जो ऐसी विड्थ है, लेंथ की बात नहीं कर रहे हैं, विड्थ की, जहां से हम एंटर हो रहे हैं, जो हमारा डोर है घर का वही डोर, लेकिन उसकी विड्थ जो है वो 1 मीटर। तो उसमें से लाइट वेव भी आ सकती है, साउंड वेव भी आ सकती है। ओके, चलो अब ऐसा कई बार एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर कोई भी तुम्हारा फ्रेंड है वो ऐसे डोर के पीछे खड़ा है और वो कुछ बोल रहा है, तो वो तुम्हें दिखाई नहीं देगा लेकिन उसकी आवाज सुनाई देगी, मतलब द डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव इज मोर देन लाइट वेव। ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो भी वो आवाज निकाल रहा है वो हम सुन पाते हैं, मतलब जो साउंड वेव है वो ऐसे बैंड होकर हमारे कान तक पहुंचती है, लेकिन वहां से जो लाइट आई वो हमारी आंख तक नहीं पहुंच रही, मतलब उसका डिफ्रैक्शन उतना नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी वेवलेंथ ले लूं कि वेवलेंथ ऑफ लाइट, देन विजिबल लाइट है इसलिए अप्रोक्सीमेट 6000, वैसे तो 4000 to 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में कुछ भी ले लो, नियर अबाउट 6000 एंगस्ट्रॉम ले लो। देन द वेवलेंथ lambda is equal to 6 into 10 raised to -7 मीटर। ओके, अब इसका मैं रेशियो ले लूं, इट इज 6 into 10 raised to -7 ही मिलेगा, and that is much small, that's why the bending of the light beam is much small। चलो साउंड के कंपेयर करते हैं, तो साउंड की वेवलेंथ कितनी, तो वेवलेंथ के लिए पहले उसकी फ्रीक्वेंसी, देन व्हाट इज द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होती है हमारी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, मतलब सॉरी, जो भी हमें आवाज सुनाई देती है उसकी फ्रीक्वेंसी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, और उसकी रेंज है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। उसमें से तुम कोई भी ले लो और उससे साउंड की स्पीड, तो साउंड की स्पीड हमें पता है कि v इज इक्वल टू 3302 to 340 मीटर पर सेकंड। अब उसकी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड वेवलेंथ निकाल दो, तो वेवलेंथ जो मिल सकती है वो नियर अबाउट 1 मीटर मिल सकती है। तुम 20 से 20 किलो हर्ट्ज में से कोई भी उसकी एक रेंज ले लो, तो वेवलेंथ तुम्हें नियर अबाउट 1 मीटर मिल सकती है। तब क्योंकि फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू v इंटू लेमड़ा, सॉरी, वेलोसिटी इज इक्वल टू u इंटू लेमड़ा, वहां से निकाल दो। देन इसका तुम रेशियो करोगे तो अप्रोक्सीमेट 1, अब उसके कंपेयर में तो ये ज्यादा है, दैट्स व्हाई द बेंडिंग ऑफ द साउंड बीम इज मोर देन लाइट बीम। और इसीलिए ऐसा बोल सकते हैं द पर्सन स्टैंडिंग बिहाइंड द ओपन डोर, वी कैन हियर हिज वॉइस बट वी कांट सी हिम, है ना। लेकिन इस चैप्टर में हमें जो लाइट बीम का डिफ्रैक्शन है वही पढ़ना है। हाँ, उसका कंपैरिजन करें तो बोल सकते हैं कि विथ कंपेयर टू लाइट द साउंड वेव इज डिफ्रैक्टेड मोर, और उसका तो हम ऐसे रेगुलर लाइफ में बहुत बार एक्सपीरियंस करते हैं। हम अंदर रूम में बैठे हैं और बाहर से कोई बुला रहा है हमें,
तो वो पर्सन का साउंड तो हमें डायरेक्ट सुनाई देता ही है। बाहर के व्हीकल्स के भी ऐसे साउंड आते रहते हैं घर पे, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते डायरेक्टली, जैसे हम जिस सिचुएशन पे हम बैठे हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से द बेंडिंग मतलब डिफ्रैक्शन, द डिफ्रैक्शन ऑफ द साउंड वेव इज मोर देन लाइट वेव। तो यहाँ से हमें इतनी इंफॉर्मेशन लेनी है। अब यहाँ से अगर हम आगे करें डिफ्रैक्शन में, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। पहले तो ये याद रखो कि डिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन रेशियो लैम्बडा एंड डी। अब डिफ्रैक्शन जो है ऐसे दो लोगों ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, एक फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन एंड दूसरा फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में क्या है? तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन जो है उसमें हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्लिट इज फाइनाइट एंड डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज फाइनाइट। डिफ्रैक्शन में भी हमें एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें इंटरफेरेंस के जैसे फ्रिंजेस ही मिलेगी, और इसीलिए फ्रिंजेस मिलती है स्क्रीन के ऊपर। तो बोल सकते हैं कि फ्रेस्नेल में द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्लिट एज वेल एज स्लिट एंड स्क्रीन का जो डिस्टेंस है वो फाइनाइट और फाइनाइट है, इसीलिए फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन जो भी डिपेंड करेगा इट्स डिपेंड्स ऑन ओनली टू टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट, आइदर एज ए सिलिंड्रिकल और एज ए स्फेरिकल। तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, तो फ्रॉनहोफर में हम बोलते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्लिट एज वेल एज स्लिट एंड स्क्रीन इनफाइनाइट। और अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस है तब जो भी हमारा वेवफ्रंट हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? प्लेन वेवफ्रंट। Then फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन प्लेन वेवफ्रंट, लेकिन उसमें भी हम बोल सकते हैं कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन आल्सो डिपेंड्स ऑन स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल। मतलब फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन सभी के लिए एप्लीकेबल है। इट इज आल्सो फॉर स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल। चलो, तो स्फेरिकल सिलिंड्रिकल के लिए कैसे? अगर इनफाइनाइट है तो तब हमें पता है कि आगे हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि अगर कोई भी वेवफ्रंट लेंथ से पास हो जाए तो स्फेरिकल है वो प्लेन में कन्वर्ट हो जाता है और प्लेन जो है वो स्फेरिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, चलो, तो अब जो हमारा मेन पार्ट है डिफ्रैक्शन में भी बोलेंगे अब हम फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, क्योंकि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ वेवफ्रंट, आइदर प्लेन, स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल। ये तो ओनली फॉर दो के लिए पॉसिबल है, इसीलिए इसकी स्टडी हम नहीं करेंगे। तो चलो अब फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के लिए उसका कुछ एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट
चलो यहाँ कहीं पर भी सोर्स, ये लाइट सोर्स, तो लाइट सोर्स जो है उसके आगे हम एक ऐसा लेंस रख देंगे और लेंस शुड बी केप्ट, अदरवाइज सोर्स शुड बी केप्ट ऑन द फोकस ऑफ द लेंस। इसका मतलब जो भी यहाँ से स्फेरिकल या फिर सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होगा, आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस it remains parallel, then it is converted into plane wave front। ओके, तो ये जो भी है यहां से अब कोई भी एक ऐसी स्लिट, तो ये तुम स्लिट मान लो, तो ये स्लिट में से पास होगा और इसके आगे भी एक लेंस रख देंगे, तो जो भी एक वेव्स है और लेंस के फोकस पे स्क्रीन रख देंगे, तो यहां पर जो भी रेज आएगी वो वापस यहां पर कंसंट्रेट होगी। तो यहां पर ऐसे ब्राइट डार्क हमें ऐसे फ्रिंजेस दिखेगी ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स। समझ में आ रहा है एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट? तो यहां पर अगर कोई भी सिलिंड्रिकल या स्फेरिकल है, आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस कन्वर्टेड इनटू प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट पास थ्रू द स्लिट, ये हमारी स्लिट है, स्लिट में से पास हो गई वो रेज और थ्रू लेंस इट इज सुपरपोज एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन। तो स्क्रीन पर हमें ऐसे ब्राइट डार्क ऐसे फ्रिंजेस मिलेगी। चलो हम तो बोलते हैं यहाँ पर बेंडिंग ऑफ द लाइट बीम, तो कई बार ये जो लाइट है वो कुछ ऐसे भी यहाँ से बेंडिंग हो सकती है और वो जो लाइट है वो सपोज यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट होगी। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ऊपर ही सिर्फ वो बैंड हो, कुछ नीचे की डायरेक्शन में भी बैंड हो सकती है, तो हमें ऐसे नीचे मिलेगी। लेकिन जो भी रेस है आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस दे फोकस एट एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन। अब फोकस मतलब रेस जो है वो वहां पर सुपरपोज हो गई, तो जैसे यहां से रेस पास हो गई, बैंड हो गई, वहां पर डिफ्रैक्शन हो गया। अब आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस जो भी रेज सुपरपोज हुई तो वहां पर वापस केस ऑफ इंटरफियरेंस आ जाएगा, क्योंकि जहां पर भी रेज जो है वो सुपरपोज होती है तो वहां पर हमें ऐसा केस मिलता है इंटरफियरेंस का। तो डिफ्रैक्शन जो है बोलते हैं कि बेंडिंग ऑफ द लाइट बीम, तो यहां से लाइट बेंड हो गई मतलब डिफ्रैक्शन खत्म हो गई। अब जो भी रेज लेंस थ्रू सुपरपोज हुई तो सुपरपोजिशन केस में होगा इंटरफियरेंस, तब जो भी इफेक्ट मिलेगी वो वापस इंटरफियरेंस से मिलेगी। है डिफ्रैक्शन, लेकिन बोलेंगे लास्ट में ऐसे सुपरपोजिशन से इंटरफियरेंस से हमें इफेक्ट मिलती है और यहाँ पर हमें ब्राइट डार्क फ्रिंजेस मिलेगी। अब फ्रॉनहोफर में हमने बोल दिया, तो हम कभी भी ये पार्ट अब कभी भी ड्रॉ नहीं करेंगे फॉर द फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ से जो स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है वो तो कन्वर्ट हो गया प्लेन में, और वो प्लेन वेव फ्रंट जो भी है उसका डिफ्रैक्शन होकर यहाँ पर हमें इफेक्ट मिलती है। तो दिस इज ओनली द जनरल फिनोमिनन ऑफ द फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। चलो अब इसमें हमें करना है उसका पहले सेंट्रल मैक्सिमम। जैसे इंटरफेरेंस में हमने बोला था कि जो उसका सेंटर पॉइंट है वहां पर तो हमें मैक्सिमम मिलेगा ही ब्राइट फ्रिंज, तो यहाँ पर भी सेंटर पे हमें ब्राइट फ्रिंज मिलती है जिसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमम। तो सेंट्रल मैक्सिमम के लिए देखो
अब यहाँ पर सिर्फ हम स्लिट ही ड्रॉ करेंगे। दिस इज अवर स्लिट और उसके ऊपर यहाँ से जो भी लाइट आई इतना पोर्शन हम कभी ड्रॉ नहीं करेंगे, अब होता ही है ऑलवेज ऐसा। और अब जो रेज आ रही है वो पैरेलल, और ये width ऑफ द स्लिट इज d। और रेज हमें ऐसी चूज करनी है कि जो width को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, मतलब d/2 ऐसे रेज सोचो। और अब जो भी रेज हमें कंसीडर करनी है वो जस्ट कंसीडर द लाइट डिफ्रेक्टेड परपेंडिकुलरली टू द विड्थ ऑफ द स्लिट। मतलब हमने बोला कि लाइट ऐसे भी ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, स्ट्रेट भी। सेंट्रल मैक्सिमम के लिए स्ट्रेट लाइन में हो ऐसी रेज कंसीडर करो। देखो ये पूरी फिनोमिनन एक साथ होती है, ऐसा नहीं कि पहले सीधी चली जाएगी रेज, उसके बाद भी ऐसे ऊपर डिफरेंट होगा, उसके बाद नीचे। जैसे ऑब्स्टेकल में आया वो सभी डायरेक्शन में स्प्रेड होगी। हमें पढ़ना है 1/1। सेंट्रल मैक्सिमम के लिए कौन सी रेज कंसीडर करो? देन कंसीडर ओनली द रेज which are diffracted perpendicularly to the width of the slit। इसका मतलब ऐसी स्ट्रेट लाइन में जा रही है उसी को तुम कंसीडर करो। और अब जो भी कोई लेंस अगर जो रेज जो है वो लेंस में से पास होगा तो वो रे यहां पर फोकस होगी। और अब P नॉट, तो जो P नॉट है वो हमें ब्राइट मिलेगा और वो एग्जैक्टली इसके सेंटर पर, इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमम। अब क्यों ऐसे ब्राइट मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमम क्यों बोलते हैं उसको? तो ऐसा बोलते हैं कि यहां पर जो भी रेज आएगी, यहां की रेज, ये रे, सभी का पाथ डिफरेंस जो है वो 0 होगा। यहां से जो रे आई रीचिंग एट पॉइंट P0, सेंट्रल से जो रेज आई रीचिंग एट पॉइंट P0, मतलब पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रेज या पाथ डिफरेंस बिटवीन दिस टू रेज इज 0। अब अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो याद करो पाथ डिफरेंस 0 किस टाइप के इंटरफेरेंस में मिल रहा था हमें? कंस्ट्रक्टिव में, है ना। वहां पर हमने नंबर 0 से स्टार्ट किया। तो वट एवर द रेज गेट सुपरपोज एंड पाथ डिफरेंस इज 0 मीन्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस में हमें वहां पर ब्राइट फ्रिंज मिलती है। तो यहाँ पर सेंटर पे मिल रही है इसलिए इसको बोलते हैं हम सेंट्रल मैक्सिमम। मैक्सिमम ब्राइट है इसलिए मैक्सिमम, इट इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमम। तो चलो अब यहाँ पर सोचते हैं कि पाथ डिफरेंस क्यों 0 हुआ, कि कैसे 0 हुआ पाथ डिफरेंस? तो देखो यहां से यहां तक तो तुम्हें पाथ सेम लग रहा है, ओके। फिर ये जो पाथ है और ये जो पाथ है उसमें कुछ डिफरेंस लगेगा, है ना। और लगेगा कि ये पाथ ज्यादा है और ये पाथ कम है, लेंथ की बात कर रहे हैं, या ये लेंथ ज्यादा है ये कम है, तो भी ऐसे पाथ डिफरेंस 0 क्यों हुआ? तो ये जो दिख रहा है वो पूरा जियोग्राफिक पाथ है, लेकिन यहां पर जो पाथ डिफरेंस लेना है वो तो हमें ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, मतलब लाइट का खुद का ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस लेना होता है। तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस का मतलब क्या? द रे विच कवर लार्ज डिस्टेंस इन लेंस इट्स कवर लेस डिस्टेंस इन एयर। द रे विच कवर लेस डिस्टेंस इन लेंस कवर लार्ज डिस्टेंस इन एयर। देखो जो भी रे है ये लेंस में इतना डिस्टेंस कवर कर दी यहां से यहां, और वो एयर में ज्यादा कर रही है।
मतलब जो रे लेंस के अंदर कम डिस्टेंस ट्रैवल करे वो एयर में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है ना, और जो लेंस में ज्यादा डिस्टेंस कवर करे वो एयर में कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो दोनों जो है वो एक साथ ही पहुंचेगी कि नहीं? तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स, हाँ, एक तुम हो दूसरा तुम्हारा फ्रेंड है, दोनों को अलग अलग रास्ते पर ऐसे जाना है। चलो एक रास्ता ऐसा है कि जिसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है, वो रास्ते में वो ज्यादा है, लेकिन जैसे रास्ता क्लियर हुआ वो शॉर्टकट है। फिर दूसरा जो रास्ता है उसमें थोड़ी कम ऐसे प्रॉब्लम्स है, जैसे रास्ता वो खत्म हुआ वो थोड़ा लॉन्ग पाथ। तो दोनों एक साथ ही पहुंचेंगे कि नहीं? द लाइट विच कवर लेस डिस्टेंस इन लेंस कवर लार्ज डिस्टेंस इन एयर। द लाइट रे विच कवर लार्ज डिस्टेंस इन लेंस इट हैज टू कवर लेस डिस्टेंस इन एयर। तो क्या होगा? दोनों ऐसे एक साथ ही पहुंचेंगे, तो बोलेंगे उसकी ऑप्टिकल पाथ लेंथ सेम है। मतलब optical path of rays passing through lens is same। इसका मतलब यहां से जैसे कोई भी लाइट लेंस में एंटर हो गई उसके बाद जो भी स्क्रीन पर पहुंचते उसका पाथ डिफरेंस है। ओके, तो यहां से पाथ डिफरेंस है, ये तो पाथ है, तो पाथ सेम है, पाथ लेंथ सेम है, पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा। देयरफॉर पाथ डिफरेंस 0। पाथ डिफरेंस 0 है तो वो हो जाएगा हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है इसीलिए मिलेगा हमें वहां पर ब्राइट फ्रिंज, और सेंटर पर इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमम। ओके, आया समझ में कि नहीं? चलो अब उसके लिए जो भी पाथ डिफरेंस अगर हमें लेना है तो पाथ डिफरेंस के लिए एक और अब कंसीडर करते हैं कि अब हमें करना है सेंट्रल मैक्सिमम के बाद फर्स्ट मिनिमम। तो उसके लिए अब सेम डायग्राम चूज करेंगे हम, और फिर दोनों में डिफरेंस देखते हैं तो थोड़ा और क्लियर होगा कि चलो ये है हमारा स्लिट, यहां पर भी कंसीडर करो कि जो रेज है वो स्लिट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, और ये कोई भी एक लेंस, इसको हम बोल देंगे सेंट्रल लाइन XP0। अब जो भी हमें रेस कंसीडर करनी है वो थोड़ी ऐसे डिफ्रैक्टेड कंसीडर करो, मतलब डिफ्रैक्टेड बाय एंगल थीटा। चलो अब ये जो भी रेज है, सपोज दे सुपरपोज एट पॉइंट P1। ओके, तो यहां से जो भी रेज आई वो ऐसे, अब लेंस से जो भी रेज पास हो गई उसका तो पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा, मतलब यहां से तुम कंसीडर करो तो सभी का पाथ सेम हो जाएगा। अब देखो यहां ये तुम कंसीडर करो विड्थ ऑफ द स्लिट AB एज AD, तो यहां से लेंस A से L का डिस्टेंस, X से L का डिस्टेंस और B से L का डिस्टेंस, अब ये सेम नहीं, ये शॉर्ट है, ये थोड़ा ज्यादा है, ये थोड़ा और ज्यादा है,
तो पाथ डिफरेंस अगर हमें करना है तब यहां से मैं एक लाइन कंसीडर कर दूं तो यहां से तो रेस सभी एक साथ ही आई। चलो अब यहां पर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं ए एन, तब देखो ए फिर ये कोई भी एक y पॉइंट होगा और ये n, तो a y और n में से जो भी रेज आएगी उसकी पाथ लेंथ यहां तक सेम है और लेंथ से पास हुआ वो तो सेम है ही, मतलब यहां से पाथ लेंथ सभी सेम है। लेकिन एक्चुअली रेज कमिंग फ्रॉम a x n b, क्योंकि डिफ्रैक्शन यहां से चालू हो गया, इसका मतलब a और x का पाथ डिफरेंस हुआ xy और x n b का या a b का पाथ डिफरेंस हुआ b n। तो ये जो भी b n है, तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी हमें थीटा ही मिलेगा, ये दोनों एंगल सेम है। तो मैथमेटिकली इसको बोल सकते हो, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है तो ये थीटा है तो बाकी का 90 माइनस थीटा, ये भी एक परपेंडिकुलर लाइन है ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा ही मिल जाएगा। तब यहां पर अगर तुम इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, तुम साइन थीटा कंसीडर करो तो साइन थीटा मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये राइट एंगल का अपोजिट मतलब हाइपोटेन्यूज हो गया d, तो bn इज इक्वल टू d साइन थीटा एंड bn हो गया हमारे लिए पाथ डिफरेंस, है ना। तो पाथ डिफरेंस इसी को हम बोल सकते हैं अब पाथ डिफरेंस, देन पाथ डिफरेंस इज d साइन थीटा। ओके, अब बोलेंगे यहां पर कि कोई भी a और x में से जो भी रेस निकली रीचिंग एट पॉइंट P1 हैविंग पाथ डिफरेंस xy, तो xy इज आवर पाथ डिफरेंस एंड bn इज आल्सो आवर पाथ डिफरेंस। अगर ये दो कंसीडर करें रेस तो इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस xy, ये दो कंसीडर करें तो इसका bn। ओके, तो चलो अब थीटा ऐसा है कि xy जो पाथ डिफरेंस है वो मिल रहा है हमें लेमडा बाई 2। अब लेमडा बाई 2 जो पाथ डिफरेंस है वो किसमें है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बाई 2, याद करो। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब P1 जो है वो डार्क बनेगा। ऐसे ही x और b में से जो भी रेज आए ऑफ पाथ डिफरेंस bn, उसका पाथ डिफरेंस होगा लेमडा, मतलब ये लेमडा बाई 2 के लिए आधा वैल्यू ड्रॉ करो और इसके लिए पूरा ड्रॉ करो, इट इज लेमडा। तो इन दोनों के बीच का भी पाथ डिफरेंस हो जाएगा लेमडा बाई 2, ये ऑलरेडी लेमडा बाई 2 है, ये लेमडा है, द डिफरेंस इज लेमडा बाई 2। अब लेमडा बाई 2 है, इसका मतलब इट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसलिए P1 जो है वो हमें मिलेगा डार्क, और इसीलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट मिनिमम। तो दिस इज फॉर द केस ऑफ मिनिमम। ओके, तो ऐसा बोल सकते हैं कि वॉट एवर द रेज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d by 2 originating from a and x reaching at point P1 having path difference xy is equal to lambda by 2, it's produce destructive interference and they form dark fringe। ऐसे rays coming from xb separated by distance d by 2 reaching at point P1 having path difference lambda by 2, lambda by 2 है इसलिए वो डार्क बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड इट बिकम्स डार्क, और वहां पर हमें मिलेगा ऐसे उसका फर्स्ट मिनिमम। तो इसका जनरल केस में तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि फॉर फर्स्ट मिनिमम। तब फर्स्ट मिनिमम के लिए उसकी जो कंडीशन है वो डायरेक्ट तुम्हें याद रखनी है
कि डी साइन थीटा पाथ डिफरेंस फॉर द फर्स्ट मिनिमम डी साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा। मतलब देखो डिफ्रैक्शन के केस में मिनिमम की इक्वेशन वो इंटरफेरेंस के केस में मैक्सिमम की इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन से वो एज ए क्रॉस हो गई, इंटरचेंज। इन केस ऑफ इंटरफेरेंस हम बोलते हैं कि पाथ डिफरेंस जो है कंस्ट्रक्टिव के लिए n लैम्बडा है, यहाँ पर मिनिमम के लिए है d sin थीटा इज द पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्बडा। मतलब अब याद करो कि हम कौन सा फिनोमिनन पढ़ रहे हैं, इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं कि डिफ्रैक्शन। अब डिफ्रैक्शन है तो सिंगल स्लिट ही है और इंटरफेरेंस है तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। देखो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसका मतलब न्यूमेरिकल में तुम्हें ध्यान रखना है कि कब तुम्हें फॉर्मूला कौन सी यूज करनी है। डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट गिवन है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट गिवन है, तो वो केस हुआ इंटरफेरेंस का। उसमें ब्राइट की फॉर्मूला है x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू n लैम्बडा कंस्ट्रक्टिव के लिए। ऐसा लिखा है कि विड्थ ऑफ द स्लिट या सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रॉन ऑफ अ डिफ्रैक्शन, ऐसा कुछ वर्डिंग्स है। तब हम यूज करेंगे d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा। ओके, तो इतना है वो तुम्हें याद रखना है और ये हमारी मेन कंडीशन होगी फॉर द मिनिमम कि d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा। यहाँ पर सेंट्रल की कोई भी ऐसी फॉर्मूला नहीं है। इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन देयर इज नो जनरल फॉर्मूला फॉर द सेंट्रल मैक्सिमम, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट मिनिमम। और फर्स्ट मिनिमम या फिर कोई भी मिनिमम के लिए फॉर्मूला है d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा, वेयर n इज 1 2 3। n की जो वैल्यू है वो 1 2 3 हमें कंसीडर करनी है। फिर से बोल रहा हूं कि डिफ्रैक्शन के केस में मोस्ट प्रोबेबली न्यूमेरिकल एमसीक्यू के लिए विड्थ ऑफ द स्लिट दे रखी है या अ स्लिट सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, फ्रॉन ऑफ अ डिफ्रैक्शन है और उसमें अगर डार्क है तो फॉर्मूला यूज करो d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा। फिर इंटरफेरेंस का केस होगा तो कहीं ना कहीं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लिखा है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स गिवन है, तो वो सब इंटरफेरेंस हो गया। और उसमें मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला यूज करो x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू n लैम्बडा। यहाँ पर भी ये जो भी है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन को तो हम कैपिटल D बोलेंगे, एंड जो ये लेंस है वो वैसे स्लिट से इतना दूर कभी नहीं रखते। प्रैक्टिकली द लेंस इज केप्ट नियरर टू द स्लिट, जितना उसके उतना नियरर ही होता है, इसलिए स्लिट और स्क्रीन का डिस्टेंस लेंस और स्क्रीन का डिस्टेंस सेम होता है। तो ये जो डिस्टेंस है उसको हम कैपिटल D बोलेंगे, विड्थ ऑफ द स्लिट यही है। और सेंट्रल से जहां पर हमें फ्रिंज मिल रही है उसका डिस्टेंस भी x। इसका मतलब जो ये जो साइन थीटा है वो भी हमें मिल सकता है x अपॉन D, जो वो आगे जाके हम डिस्कशन करेंगे। पहले यहाँ तक कर लो, फर्स्ट मिनिमम तक। नेक्स्ट टाइम पे हम इसका फर्स्ट मैक्सिमम देखेंगे और फिर वापस तीनों कंडीशन हम याद करेंगे।